नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? आज विशेष है नशे में पायलट। देखिए, शराब पीना खराब बात है, शराब पी के गाड़ी चलाना और ख़राब बात है, और शराब पी के प्लेन चलाना बहुत ख़राब बात है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जो पिछली फ़्लाइट ली थी वहाँ पे पायलट शायद तक नशे में था, तो आप कितने घबरा जाएंगे। घबराने की बात भी है, और बात निकली है DGCA की रैंडम टेस्टिंग से कि कई पायलट नशे में पाए गए हैं और साथ में केबिन क्रू भी। इस पर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सभी यात्री ध्यान दें, विमान अब उड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लें। Thank you and enjoy your flight. इस ऐलान के साथ ही आपका हवाई सफर शुरू हो जाता है और आप बेफिक्र हो जाते हैं। आपका पायलट जिम्मेदार हो। जी हाँ, DGCA का एक्शन कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है, जहां 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 9 पायलट और 32 क्रू मेंबर उड़ान से पहले किए गए अल्कोहल टेस्ट में फेल हो गए हैं। इतना ही नहीं, 9 पायलट्स में से 2 तो ऐसे भी निकले जो दूसरी बार अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए हैं। वहीं 2 क्रू मेंबर भी दूसरी बार इस टेस्ट में फेल हुए। इनको अब 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि बाकी को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। DGCA के मुताबिक इंडिगो के 4 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य, गो फर्स्ट का 1 पायलट और चालक दल के 5 सदस्य, स्पाइस जेट का 1 पायलट और चालक दल के 6 सदस्य, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 1 पायलट और एयर एशिया के चालक दल के 4 सदस्य अल्कोहल जांच में विफल रहे। विस्तारा का 1 पायलट और चालक दल के 2 सदस्य, अलायंस एयर का 1 पायलट और एयर इंडिया के चालक दल के 1 सदस्य भी जांच में विफल रहे। ये हाल तब है जब इन क्रू मेंबर्स और पायलट्स का रैंडम टेस्ट होता है, वो भी कभी कभार, जिसको लेकर DGCA ने पिछले महीने भी चिंता जताई थी और कहा था कि एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पायलट और चालक दल के सदस्यों में से 50% का अल्कोहल टेस्ट हो। मगर उसके बाद भी टेस्टिंग फीकी ही रही। बता दें कि कोविड से पहले सभी सदस्यों को उड़ान से पहले अल्कोहल टेस्ट से गुजरना पड़ता था, लेकिन कोविड के बाद ये जांच कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब चालक दल के रैंडम तरीके से कभी-कभी ये जांच होती है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र भार्गव, जो कि फॉर्मर ED हैं एयर इंडिया के, सरोज दरमानिया, जो कि एविएशन लॉयर हैं, और हमारे अपने समीर दीक्षित, जो कि हमारे संवाददाता हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं नई नई खबरों को लेकर। समीर, आपके पास आना चाहूँगा। कल हम बात कर रहे थे सड़क पे चलने वाली गाड़ियों की और ड्राइवरों की, आज हम थोड़ा हवा में आ गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पायलट्स की, और उन पायलट्स की जिनकी टेस्टिंग पॉजिटिव पाई गई है। क्या कहानी है? ये DGCA की टेस्टिंग हुई थी या जो रैंडम टेस्टिंग होती है वहाँ पे पकड़े गए? कहानी बताइए जरा हमें। जी बिल्कुल, ये मामला दरअसल एक लापरवाही का मामला है, एक बड़ी चूक का मामला है। जिसमें होता क्या है कि जिस तरीके से आप अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, आपको गाड़ी पी करके या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यही मामला हवाई पर उस पर भी लागू होता है, एविएशन सेक्टर में भी। और इसको बोलते हैं कि जो भी कैबिन क्रू या पायलट जो फ्लाइट ऑपरेट करते हैं, उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। उनका इस बात का टेस्ट होता है कि क्या वो किसी नशे में तो नहीं है या उनका अल्कोहल सेवन तो उन्होंने नहीं किया है। तो इसको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट बोलते हैं। इसकी समय समय पर जाँच होती रहती है जो तमाम पायलट्स या कैबिन क्रू हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पिछले 4 महीने में, जनवरी के बाद से जो 4 महीने हैं, उसमें DGCA ने पाया कि 9 पायलट ऐसे हैं जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल रहे, यानी कि वो नशे की हालत में थे। और सिर्फ पायलट ही नहीं, 32 कैबिन क्रू भी इसी तरीके की उन्होंने लापरवाही की कि वो टेस्ट में फेल पाई गई। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि ये जो 9 पायलट या 32 कैबिन क्रू हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें लगभग सभी एयरलाइन शामिल हैं। आंकड़ों का अगर हम ब्रेकअप देखें तो इंडिगो एयरलाइन के सबसे ज़्यादा 4 पायलट वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पिछले 4 महीने में फेल पाए गए, और 10 कैबिन क्रू इंडिगो के वो इस ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में वो फेल पाए गए। गो फर्स्ट एयरलाइन के 1 पायलट जबकि 5 कैबिन क्रू, स्पाइस जेट एयरलाइन का 1 पायलट और 6 कैबिन क्रू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के 1 पायलट, एयर एशिया इंडिया के 4 कैबिन क्रू और विस्तारा एयरलाइन के भी 1 पायलट और 2 कैबिन क्रू इस टेस्ट में। ये बहुत अहम टेस्ट जो कि इस बात की जांच करता है कि बिल्कुल सही मनोस्थिति में फिजिकली फिट आप फ्लाइट ऑपरेट करें। तो इसके लिए जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है उसमें ये फेल पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एविएशन रेगुलेटर ने जो बाकी के 37 जो कैबिन क्रू हैं या पायलट हैं उनको जांच के लिए उनको फिलहाल सस्पेंड किया है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात आपको बता दें
कि 2 पायलट और 2 केबिन क्रू हैं जो दूसरी दफ़ा इस तरीके के टेस्ट में फेल पाए गए, लिहाजा उन पर 3 साल का सस्पेंशन ऑर्डर लगा दिया है DGCA ने। लेकिन बड़ी कार्रवाई और इसके पीछे मकसद यही कि फ्लाइट सेफ्टी बनी रहे। जी जितेंद्र सर, आपके पास आना चाहूँगा। आप इस इंडस्ट्री से सालों से जुड़े हुए हैं, ये खबर आई पहली बार है, आपके लिए भी ये खबर नहीं है या ये अक्सर होता रहता है? नहीं, देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री में और ये ब्रेथलाइजर जो टेस्ट होते हैं, ये बहुत पुरानी बात है कि पायलट्स कैबिन को पकड़े जाते हैं क्योंकि उनका अल्कोहल लेवल परमिटेड लेवल के ऊपर होता है। अधिकतर ये जो टेस्ट किए जाते हैं ये एयरलाइन द्वारा किए जाते हैं, और एयरलाइन जब पायलट्स या कैबिन क्रू को पकड़ती हैं तो अक्सर ये एक इंटरनल मैटर समझा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पायलट यूनियन के साथ हमारे रिलेशनशिप बिगड़ जाए, तो मैनेजमेंट अधिकतर सॉफ्ट होती है। तो ये बहुत ही, आपको अगर हम इस नजरिए से देखें कि DGCA ने कार्यवाही की, सख्त कार्यवाही की, जो कि सराहनीय है। एक तरह से DGCA का एक्शन एयरलाइन मैनेजमेंट को इम्यूनाइज कर रहा है कि अच्छा, आप लोग नहीं कर सकते, हमने किया है। लेकिन ये प्राइमरी जिम्मेदारी जो होती है ये एयरलाइंस की होती है, और एयरलाइन हर एक फ्लाइट के पहले पायलट्स कैबिन क्रू का टेस्ट करता है। स्वाभाविक है कि अगर पायलट समझते हैं कि इस सेफ्टी के लिए हानिकारक है और वो फिर भी दारू पीते हैं, ज्यादा लिमिट में पीते हैं और एयरपोर्ट आते हैं ड्यूटी के लिए और तब पकड़े जाते हैं, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। एयरलाइंस को कार्यवाही करनी चाहिए फर्स्ट स्टेज के ऊपर। अगर हमको वो आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो शायद हम और भी ज्यादा चौंका जाएंगे कि अरे, इतने ज्यादा पायलट, इतने ज्यादा कैबिन को पकड़े जाते हैं। लेकिन DGCA ने जो सख्ती बरती है, काश ये पहले 5-7 साल पहले नहीं होती थी। ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है DGCA का कि अगर आप एक बार पकड़े गए हो पहली बार, आपको वार्निंग दे दी गई, दूसरी बार ही पकड़ी गए उनको 3 साल का सस्पेंशन देना मेरे विचार के अंदर में एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। और बल्कि अगर अब ऐसे किया जाए, अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है तो मेरे ख्याल से उनको फ्लाई नहीं करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता देनी है आपको विमान की सुरक्षा पे, पैसेंजर की सुरक्षा पे, ना कि एक पायलट और कैबिन क्रू की नौकरी के लिए। सरोज सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कानून क्या कहता है? क्योंकि अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रख लिया जाता है, उसको कोर्ट भेज दिया जाता है, वो कोर्ट में लाइन में खड़ा होता है, पेनल्टी भी भरता है, कई बार को सजा भी हो जाती है। जो प्लेन अगर आप चलाने जा रहे हैं और आपका जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो कानून क्या कहता है? अभी कानून के हिसाब से साहब सेक्शन 24 ऑफ कैरेज बाय एयर रिक्वायरमेंट्स जो होता है, जो उसको कार रेगुलेशन बोलते हैं, वो सभी एयरलाइन जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं उस पर लागू होता है। अभी ये सेक्शन 24 कहता है कि अगर पहली बार तुम्हें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, ये उसे BA टेस्ट बोलते हैं, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट फेल होते हैं तो उन्हें 3 महीने तक सस्पेंड किया जाता है। अगर दूसरी बार होता है तो उसे 3 साल सस्पेंड किया जाता है, और तीसरी बार होता है तो 5 साल तक सस्पेंड किया जाता है करके। ये ऑलरेडी कानून जो था ये कई समय से, ये आज कोई नया कानून नहीं आया, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो DGCA इतनी सख्ती से नहीं कर रहा था, पर अभी ये बहुत प्रोएक्टिव तरीके से जनवरी की तब से ये लोग ने रैंडम टेस्ट चालू किए। ऑफ कोर्स टेस्ट का रिक्वायरमेंट जो था हर एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने के पहले पायलट्स और क्रू को लेना पड़ता है, वो कंपलसरी था। इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट के लिए 100% क्रू का लेना पड़ता है, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए 50% क्रू का टेस्ट लिया जाता है और बाकी के 50% का डिक्लेरेशन लिया जाता है। पर कोविड का जब समय चल रहा था तब ये टेस्टिंग बंद कर लिया था। अभी जनवरी से इसे फिर चालू किया हुआ है, और ऑफ कोर्स फ्लाइट्स भी अभी बढ़ते जा रहे हैं, एविएशन सेक्टर रिकवर हो रहा है। पर ऑफ कोर्स एयरलाइंस को, पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को कानून फॉलो करना चाहिए। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का रिक्वायरमेंट सभी को पता था, ये कोई नई चीज नहीं है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो DGCA ने आज किया है, ये सेक्शन 24 जो था, जो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था, आज इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हो, और ये बहुत अच्छी एक तरीके से पैसेंजर सेफ्टी की और DGCA का बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। सरोज, आपसे ना मैं इसी पे एक थोड़ा क्विक फॉलोअप लेना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं जब हम, तो क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी सेम ही कानून है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अगर आप मान लीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं और आप वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कानून आप पे लागू होता है? सब हर देश, हर एविएशन रेगुलेटर का, हर कंट्री का अपना अपना कानून होता है, और बेसिक इंटरनेशनल लेवल पे एक आईटा गाइडलाइंस है। जो आईटा गाइडलाइंस है वो फॉलो होता है, उसके हिसाब से सभी क्रू मेंबरों को इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं तो वहाँ
उसका टेस्ट किया जाता है। जैसे इंडिया भी आईटा, मोस्ट ऑफ अपने इंडियन एयरलाइंस जो है जो इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं वो आईटा मेंबर्स है, तो उन पर भी आईटा के जो ये कानून होते हैं वो सब लागू होते हैं। तो समीर, आपके पास आना चाहूँगा मैं। ये डीजीसीए ने, चलिए अभी तो कार्रवाई करी है, पर आगे डीजीसीए का क्या मन है? क्या हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो चेक्स हैं वो थोड़े और रेगुलर होंगे, डीजीसीए की कार्रवाई थोड़ी और सख्त हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल, इस तरीके के मामले में एक बड़ी जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है कि वो जो नियम हैं उसके मुताबिक वो उसका पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि वो जो फ्लायर्स हैं, जो हवाई मुसाफिर हैं, उनके पास ये संदेश जाए कि उनकी वो जिस फ्लाइट में बैठे हैं, वो जिस एयरलाइन को चुन रहे हैं, वो सबसे सुरक्षित है। और नियम भी यही कहता है कि जो कोविड काल के बाद में, जैसा कि अभी नियमों को लेकर के बात हो रही थी, ये कहा भी गया था कि एयरलाइंस ये सुनिश्चित करेंगे कि 50% वो कम से कम उनके पायलट हैं या कैबिन क्रू हैं, उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करेंगे, ताकि ये इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और ये रैंडम सैंपलिंग भी की जा सकती है कि वो जो भी एयरलाइन वो ऑपरेट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई के बाद में ये माना जा रहा है कि एयरलाइंस कम से कम अब चौकन्नी होंगी और वो कोशिश करेंगे कि जो एक उनकी इमेज को डेंट लगा है वो दोबारा ना लगे। और उत्कर्ष इसके साथ ही एक अहम बात ये बता दें कि ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से पहले भी एक बड़ी घटना सामने आई थी, जब स्पाइसजेट एयरलाइन के 90 पायलट को डीजीसीए ने रोक दिया था कि वो बोइंग का वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते। 90 पायलट को जो ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेटर्स पे, वो सही ट्रेनिंग नहीं मिलने के चलते उनको फ्लाइट उड़ाने से रोक लगा दी थी। तो यानी कि आप बैक टू बैक अगर 2 महीने में देखें तो डीजीसीए फ्लाइट सेफ्टी को लेकर के, एविएशन सेक्टर में सेफ्टी को लेकर के काफ़ी लगातार तेज़ी से कदम उठा रहा है और इसके कड़े संदेश, इसके सख्त संदेश एयरलाइन की तरफ भी जा रहे हैं। और एयरलाइन इस बात को समझती है कि अल्टीमेटली ये बातें जब निकल के सामने जनता तक आएंगी तो वो चुनाव भी एयरलाइन का इसी आधार पर करेंगे कि कहाँ ज़्यादा सुरक्षित है और कौन एयरलाइन ऑपरेशंस के मामले में या अन्य पैमानों पर वो बेहतर खरी उतरती हैं। आपके पास आना चाहूँगा मैं। अब कोविड से पहले तो हर पायलट की टेस्टिंग होती थी, कोविड के बाद रोक दी गई, अब रैंडम हो गई है। कोविड जा चुका है और अंत में ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो क्या ज़रूरत है कि हम इसको अब रैंडम करें? क्यों हर पायलट की जो एक फ़्लाइट में बैठे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। देखिए, जब एक पायलट एक प्लेन चलाता है, मतलब पायलट से मैं अक्सर बात करता हूँ, कहते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल्स के बारे में आप बात नहीं करते, हम इतने स्ट्रेस में चलाते हैं प्लेन और इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। तो वो जब हमसे सिक्योरिटी चाहते हैं कि उनके स्ट्रेस लेवल्स के बारे में बात करी जाए, तो वो कम से कम प्लेन में चढ़ने से पहले एक BA टेस्ट तो ले ही सकते हैं। जितेंद्र सर, आपके लिए सवाल था ये। अच्छा, ओके। देखिए, क्या है कि ये जो टेस्ट हो रहा है, आपने सही कहा कि कोविड के दौरान जब क्योंकि बहुत रिलैक्सेशन हो गया था, क्योंकि पायलट का ये मानना था कि ये जो मशीन होती है जिससे ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है, उससे उनको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, तो बात मानने की थी। लेकिन गंभीरता समझनी है एयरलाइंस को, क्योंकि अगर एक एयरलाइन सबको टेस्ट करती, जैसे कोई सुझाव ये दे सकता है कि अभी अगर 50% रैंडम टेस्ट होता है तो इसको 100% क्यों ना कर दिया जाए, जैसे कि जीरो टॉलरेंस सिस्टम में एयरलाइन इंडस्ट्री आ जाए और हर एक पायलट को ये लगे कि अब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा और अगर मेरे ब्रेथलाइजर टेस्ट में फेल होता हूं तो मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। तो पहली तो सबसे जरूरत यह है कि एयरलाइंस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आप पकड़े गए, कोई प्रेशर, कोई पायलट यूनियन को कोई भाईचारा नहीं हो, आपने डिसिप्लिन वायलेट किया है, लॉ को वायलेट किया है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो वो अगर पूरी तरह से मेंटेन किया जाए तो उसका बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पायलट्स कम्युनिटी के ऊपर में, कैबिन क्रूज के ऊपर में, वो इस पर रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जैसे कि आपने पहले सवाल पूछा था, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। पायलट्स एक सर्टेन लाइफस्टाइल लीड करते हैं, कैबिन को एक लाइफस्टाइल करते हैं। 2 फ्लाइट्स के बीच में काफी गैप भी होता है। तो अब अगर ये जो ध्यान नहीं रखें कि भाई अगर हमारी कल की फ्लाइट है तो मैं 24 घंटे पहले नहीं पीऊंगा किसी भी तरह से, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जहां आपने कॉम्प्लेसेंसी दी तो वो रिस्क लेना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, यूनियन मेरा बचाव कर लेगी। तो सबसे प्राथमिकता जो दी जानी चाहिए एयरलाइन सेफ्टी को, और सेफ्टी के कोई कंप्रोमाइज करे, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे सीनियर कैबिन क्रू हो, उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि डीजीसीए ने बहुत अच्छा चीज की एक्शन लिया, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डाली जिसका सीधा का प्रभाव एयरलाइन को होगा। क्योंकि अगर कोई ये विजुअलाइज करने लग जाए कि ये एयरलाइन
तो सेफ्टी रिस्क दे रही है मेरे को, तो वो पेट्रोनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके संवाददाता ने सही बताया कि जो सबसे ज्यादा मात्रा पायलट्स और कैबिन की है वो इंडिगो की है। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि इंडिगो की ही एयरलाइन है ऐसी है जहां पे कि ये अलाउ हो रहा है। ये रियलिटी ये है कि इंडिगो की फ्लाइट सबसे ज्यादा है, उनके पायलट्स जो कि टेस्ट पे सब्जेक्ट किए जाते हैं वो भी ज्यादा है, तो इसलिए शायद उनकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन ये जो है अक्रॉस द एयरलाइन ये इनडिसिप्लिन का एक्ट है। तो एक जो हमको करना चाहिए, डीजीसीए शुड रीलुक एट द होल थिंग, कि हर एक चीज को सख्ती से निपटा जाएगा, कोई नहीं होगा। आप बेशक, क्योंकि क्या होता है कि पायलट कम्युनिटी ऐसी वेरी वेल कनेक्टेड कम्युनिटी होती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, लेकिन हम सेफ्टी से जो लोग इंटरवेंशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। एज आई सेड, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इज अ मस्ट। और डीजीसीए को ये जो फिगर्स हैं 4 महीने के बाद नहीं, हर एक महीने, जैसे वो ऑन टाइम परफॉर्मेंस, लोड फैक्ट्री के फिगर्स पब्लिक डोमेन में डालती हैं, इनको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। अधिक से अधिक प्रेशर एयरलाइंस मैनेजमेंट पे हो, अधिक से अधिक पायलट्स की इमेज पे हो। जब उनकी इमेज बिगड़ने लगेगी और उनके खुद दोस्त लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे। जी सरोज सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं इस सवाल को लेकर। एक बात हमें समझनी थी कि बीए टेस्ट में फेल होना और नशे में होना, इसमें कितना फ़र्क है? कितने टाइम तक ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जो अल्कोहल कंटेंट है वो रहे? क्या ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं बीए टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप नशे में थे? देखो, नशे में, एकदम नशे में होना और बीए टेस्ट फेल होना दो अलग बात है। आपको एक बंदा एकदम नॉर्मल लग सकता है, बातचीत बराबर कर सकता है, पर क्या होता है, सेफ्टी रेगुलेशंस और मेडिकल स्टडीज जो केस स्टडीज हुए हैं उसके दौरान देख रहे कि लास्ट अपना, जैसे इंडिया में डीजीसीए का रिक्वायरमेंट अपना जो कार रेगुलेशन है उसके हिसाब से है कि पिछले 12 घंटे में 0 अल्कोहल तुम्हारे बॉडी के अंदर कंज्यूम होना चाहिए। और ऑफकोर्स जब बीए टेस्ट होता है, बीए टेस्ट में एक नंबर दिखता है कि कितना नंबर ऑफ अल्कोहल कंटेंट है। ऑफकोर्स उसको आज के और में अपने लॉ के हिसाब से कितना कंटेंट ज्यादा था कम था वो डीजीसीए नहीं देखता है। बेसिकली डीजीसीए देख रहा है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, कि बिल्कुल थोड़ा भी नशा है या थोड़ा भी अल्कोहल पिया हुआ है तो वो बंदा ऑफकोर्स टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑफकोर्स मौका दिया जाता है पायलट्स को, उसके बाद 20-25 मिनट के बाद फिर से एक और टेस्ट ली जाती है। अगर कोई पहली टेस्ट फेल हुआ है तो उसे वही सेम मशीन पे भी ली जाती है और एक और अलग मशीन पे भी ली जाती है। पायलट्स को मौका भी दिया, दूसरी बार भी सेम टाइम पे मौका दिया जाता है। अगर वो भी फेल होते हैं तब जाके डीजीसीए उनके आगे एक्शन लेता है, तब कार्रवाई करता है। समीर, आपके पास आता हूं मैं एक सवाल लेकर। आपने कहा बताया कि इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जहां पे स्पाइसजेट के पायलट्स को रोक दिया गया था क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई थी। अब ये घटना हो गई है। क्या बहुत सारे ऐसे गड़े मुर्दे हैं जो अभी तक सेफ्टी के नाम पे टच नहीं हो रहे थे और अब शायद तक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मामला ऐसा है कि बहुत सी जिम्मेदारी जो काम एयरलाइंस को अपने एंड पे करना चाहिए था या जो अलग अलग विभाग की उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करती हैं और उसको जब जाकर के कोई सख्त कार्रवाई उन पर होती है या एविएशन रेगुलेटर कोई कड़े कदम उठाता है तो वो अपने आप में एक स्ट्रांग मैसेज पूरे सेक्टर के लिए होता है। आप कोई भी वाकया उठा करके ले लीजिए पिछले 2 से 3 महीने में, अगर आप रिसेंट इंडिगो की रिपोर्ट ले लें जिसमें ग्राउंड स्टाफ का एक फैसले के चलते जो दिव्यांग है उसको अपने परिवार के साथ यात्रा नहीं करने दी गई। उसके बाद में भले ही इंडिगो का अपना कहना हो, एविएशन की मंत्रालय की अपनी जांच हो, लेकिन वो एक वाकया है जो कि एक बेहतर संकेत नहीं देता है कि एयरलाइंस किस तरीके से रवैया अपनाती हैं। और उसके बाद अगर आप देखें कि पायलट या कैबिन क्रू का इस तरीके से जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है कि वो नशे में है या नहीं, और इस जाँच में अगर वो विफल पाए जाते हैं और उसके पहले पायलट्स का सही ट्रेनिंग नहीं होना, तो ये एक के बाद एक घटना बताती हैं कि बहुत सी पहलू ऐसे हैं जिस पे सख्ती की ज़रूरत है, जिसमें विशेष जांच की जाने की ज़रूरत है। और वो अब अगर जितना होगा तो जाहिर बात है कि वो ये इस बात को ना सिर्फ इस्टेब्लिश करेगा, पुख्ता करेगा कि एविएशन सेफ्टी के लिए तमाम हवाई मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। और दूसरा कि जो कोविड काल या पिछले 2 साल के दौरान जो हमने देखा कि
वो लापरवाही या वो जो चूक अब तक होती आ रही है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, उसको अब एक फुल स्टॉप देने की ज़रूरत है, क्योंकि एविएशन सेक्टर लगभग अपने प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है। जो डोमेस्टिक फ्लाइंग आंकड़े हैं वो करीब 3,80,000 रोजाना तक पहुंच चुके हैं। तो ये बताता है कि लोग अब वापस हवाई यात्रा करना चाहते हैं, वो हो रही है, अब प्री कोविड लेवल तक पहुँच भी रहा है मामला। और ऐसे में अगर किसी तरीके की चूक एयरलाइन या किसी भी पहलू से होती है तो वो न सिर्फ मुसाफिरों के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जितेंद्र सर, ये सवाल आपसे होगा मेरा, और एक लेमैन की तरह से अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हो जाते हैं और आप नहीं पकड़े जाते हैं, अगर आप शराब पी के, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके वो बहुत भारी हैं। आपसे अगर एक भूल हो जाती है, एक चूक हो जाती है, आप यू आर रिस्किंग अ लॉट ऑफ लाइफ हेयर। उसके सामने क्या 3 महीने का सजा? क्योंकि देखिए रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ये तो हमें इसी उसमें मालूम पड़ गया। क्या ये रिपीट ऑफेंडर है भी इसलिए 3 महीने की बात है? क्या इसकी थोड़ी और कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए जब आप 200-300 लोग लेके जा रहे हैं और आप उनकी सेफ्टी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है ना? ये पूरी बात है कि ये सेफ्टी रिस्क करते हैं, इसीलिए इसके लिए नियम बनाए गए हैं और इसीलिए उनका ब्रेथलाइजर टेस्ट एयरपोर्ट पे किया जाता है। लेकिन ये कहना, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा एयरलाइन इंडस्ट्री की तरफ से कि इसका अगर कोई पकड़ा जाता है ब्रेथलाइजर में, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बहुत नशे में है। ये बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स ले डाउन किए गए हैं कि आपके ब्रेथ में अगर थोड़ा भी अल्कोहल आता है जिससे कि सामान्य रूप में आपकी ना चाल ढाल डिसीजन मेकिंग में कोई प्रभाव नहीं होगा, तब भी उनको फ्लाई नहीं किया जाता, विच इज बिकॉज इट इज गुड टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन एज दे से। तो ये आवश्यक है। लेकिन एयरलाइंस, जब डीजीसीए ने ये सख्त कार्यवाही की है, क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका एक पायलट जो कि आपके रोल्स पे है और फ्लाइट ऑपरेट करता है, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आपको पायलट्स की शॉर्टेज हो जाती है। अगर खासकर अगर वो कमांडर हो और ट्रेनर भी साथ में हो तो बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। प्रत्येक एयरलाइन पूरा ध्यान रखती है कि हमारी सेफ्टी के ऊपर कोई आंच ना आए। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी एयरलाइन ही नहीं, दुनिया की तमाम एयरलाइन में पायलट्स, कैबिन क्रू ब्रेथलाइजर टेस्ट में पकड़े जाते हैं। लेकिन जैसे कि एक आपके अन्य पैनलिस्ट ने बहुत सही बताया था कि ये कहना कि वो नशे में है वो गलत होता है। ये स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं। तो डीजीसीए ने एक सिस्टम को परफेक्ट कर दिया है। पहले क्या होता, जब कोई पकड़ा जाता था तो इल्जाम लगाया जाता था कि आपका सिस्टम परफेक्ट नहीं है। जैसे उन्होंने बहुत विस्तार में बताया कि पहली मशीन 25-30 मिनट के बाद दूसरा टेस्ट करना दूसरी मशीन पे, तो अब कोई भी एक फिंगर पॉइंट आउट नहीं कर सकता है कि कोई डेफिशिएंसी है सिस्टम के अंदर में। पायलट्स के लिए सबको यही करना पड़ेगा, या तो आप कहिए कि आप उनको डरा दिया जाए कि अगर आप इसकी चूक करते हैं, वायलेट करते हैं, तो आपके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा चीज ये है, पुट देम टू ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड, मेक देम सेंसिटिव कि आपका ब्रेथलाइजर टेस्ट में पकड़े जाना एयरलाइन की छवि के लिए बुरा है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए बुरा है, और आपके अपने परिवार के लिए बुरा है, क्योंकि आपको ग्राउंड किया जाता है, आपकी फ्रेंड कम्युनिटी के अंदर में आपकी बदनामी होती है। ये सब अगर प्रेशर डाला जाएगा तो मेरा ये मानना है, क्योंकि डीजीसीए ने 4 महीने की फिगर्स को पब्लिक डोमेन में डाला है, और प्रत्येक महीने अगर डालने लगे तो 4-5 महीने बाद ऐसा होगा, शायद एक आधा केस डीजीसीए का आएगा पब्लिक डोमेन के अंदर और सारे पायलट की गंभीरता समझने लग जाएंगे। सरोज सर, आपसे सवाल लेता हूं मैं। ये कैरी फॉरवर्ड ये जो मैंने जितेंद्र सर से पूछा था, इसका अब जो आगे जो कानून है, क्या आपको लगता है स्पेशली जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे कानून और सख्त होना चाहिए? क्योंकि चलिए एक बार तो आप जैसे आपने कहा कि भाई आपको नहीं पता था, हो सकता है कि आपने 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले, 14 घंटे पहले ड्रिंक किया हो, लेकिन अभी तक आप हैं ठीक, लेकिन आप मिसलीड कर गया, आपको आइडिया नहीं आया कि इतने घंटे पहले तक भी अल्कोहल कंटेंट आपकी बॉडी में रह सकता है। लेकिन वो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यहाँ तो ये शराब भी दूसरी बार पी जा रही है। नहीं, ऑफ कोर्स डीजीसीए ने जो कानून है, ये कार के भी जो कानून बने हुए हैं वो काफी जूने कानून है। इन्हें थोड़ा अमेंड करना चाहिए सख्ती के तौर पे। ऑफ कोर्स सस्पेंशन, जैसे अपना फेलो पैनलिस्ट ने भी कहा था कि भाई हमारे पास इंडिया में दिक्कत ये है कि पायलट की बड़ी शॉर्टेज है, तो ज्यादा पायलट्स ऑफ कोर्स सस्पेंड होए, वो भी डीजीसीए को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि भाई उतने ट्रेंड अवेलेबल पायलट्स अवेलेबल है जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पर अल्कोहल पी के चलाना फ्लाइट ये गलत बात है, ये ऑफ कोर्स डीजीसीए को भी पता है। डीजीसीए इसके लिए इसको सख्ती से ये कानून को लागू कर रहा है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ
ये देखा जा रहा है कि वो एक सस्पेंशन होता है। दूसरा, इसके अलावा डीजीसीए एक अच्छी चीज कर सकती है कि इन पे कोई फाइनेंशियल पेनल्टी या फाइन या कुछ भी ऐड करे सस्पेंशन के साथ, सो जिससे आदमी को प्रायश्चित हो कि भाई अगली बार करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। और क्या होगा, जो फाइनेंशियल पेनल्टी आएगी तो एयरलाइंस को भी कॉस्ट ऐड होगा, तब उनको भी वो भी इम्प्लीमेंटेशन और सख्ती से करेंगे कि भाई आज क्या हो रहा है, सिर्फ एक पायलट सस्पेंड हो रहा है, भले एयरलाइन के रेपुटेशन पे इफेक्ट हो रहा है पर एयरलाइन कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर रहा है। क्योंकि ये देखो, इन दी एंड कस्टमर बुक कर रहा है फ्लाइट, वो एयरलाइन देख के बुक कर रहा है, उसे पता नहीं उसका कौन पायलट फ्लाई करने वाला है, कौन क्रू मेंबर फ्लाइट में रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी सम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एयरलाइंस ऑल्सो। तो ये डीजीसीए ने ये जो नियम है कि पेनल्टी लागू करने का, कुछ पेनल्टी एयरलाइंस पे भी लागू करनी चाहिए कि एयरलाइंस अपने इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ा दे। जितेंद्र सर और समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस पूरी मामले में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। इसके साथ स्वदेश विशेष में समय यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आप ET Now देखते रहिए, ET Now स्वदेश, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिएगा।